Hello students, today we are going to discuss about a new chapter and as you know that I am Shivanand Singh and my YouTube channel name is Shiva is English Zone। और आपको पता है ना कि आज का जो चैप्टर है ये क्लास 10th यूपी बोर्ड से रिलेटेड है और हम आज की वीडियो में सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड पर डिस्कशन करेंगे। ओके शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। ये चैप्टर रिलेटेड है क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको पता है, जैसा मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर पे। और सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये लेटर टू गॉड नाम का जो चैप्टर इसको लिखने वाले हैं जीएल फ्यून्स। जीएल फ्यून्स ने जो कहानी लिखी आपके इस चैप्टर में वो बहुत ही एक कह सकते हैं हार्ट टचिंग स्टोरी है। और ये हार्ट टचिंग स्टोरी एक कॉमन मैन की है। और एक कॉमन मैन कौन? एक किसान है, एक फार्मर है। अब आप ये समझ पाएंगे कि एक फार्मर को लेकर के इन्होंने कहानी क्यों लिखी, ऐसा क्या खास रहा इस स्टोरी में जिसको परोसने की ज़रूरत पड़ी हमारे लेखक जीएल फ्यून्स को। तो चलिए शानदार तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आपको जैसे मैं वीडियो कोई डालूंगा आपको तुरंत उसको संकेत मिल जाएगा, आपके मैसेज बार में वो आ जाएगा। तो जीएल फ्यून्स एक ऐसा नाम है जिसको बारे में जानना पहले ज़रूरी है। हमें जान लेते हैं कि जीएल फ्यून्स है कौन। जैसा आप देख पा रहे होंगे लिखा होगा अबाउट द ऑथर में कि जीएल फ्यून्स वन ऑफ द मॉडर्न राइटर्स, यानी कि जो मॉडर्न राइटर्स है, जो आधुनिक लेखक है, आज के समय के जो लेखक अंग्रेजी में, उसमें से एक नाम है जीएल फ्यून्स का। और इन्होंने दोनों लोगों के लिए कहानी लिखी। दोनों लोगों का मतलब कि इन्होंने एज वेल एज यंग्स एंड ओल्ड बोथ, दोनों यहाँ पे आप देख पाएंगे, यंग्स एज वेल एज द ओल्ड, नौजवान लोगों के लिए और साथ ही बुजुर्ग लोगों के लिए भी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। ही इज़ अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिंपल सहज सी कहानियाँ, साधारण सी कहानियाँ। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा शॉर्ट स्टोरी, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखना इनको ज़्यादा अच्छा लगता था। और आगे की जो इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ही इज़ अ ग्रेट राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम, यानी एक ऐसे महान लेखक हैं जिन्होंने साधारण से बैकग्राउंड को लेकर के एक बहुत ही रोचक कहानियाँ लिखने का जो तजुर्बा था, जो अनुभव था, जो कला थी, वो जीएल फ्यून्स में एकदम कूट करके भरी हुई थी। और जो आप प्रेजेंट कहानी लेटर टू गॉड देखने जा रहे हैं, सुनने पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आपको ऐसे ही नज़र आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर की खासियत क्या है, इसको लिखा है इस बुक में, अगर आप देखें एक आपको टाइटल दिया गया है अबाउट द लेसन। इस अबाउट द लेसन में आप देखिए, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सब कुछ वो सारे इंडिकेटर्स आते जाएंगे। इसमें लिखा है लैंको, नाम देखिए लिखा हुआ लैंको में, आपको ध्यान दीजिएगा लैंको, इसको लैंचो मत पढ़ने की कोशिश करिएगा, दैट्स द लैंको, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करिएगा। ये लैंको नाम जो है यही मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, मुख्य पात्र है जिसके ऊपर सारी कहानी की रचना की है हमारे जीएल फ्यून्स महोदय ने। और ये लैंको है कौन? अ हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत ही परिश्रमी किसान। लिव्ड इन अ वैली, एक घाटी में रहते थे। कहाँ रहते थे? ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। लो हिल जैसा आपको पता है कि पहाड़ियाँ ऐसी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी बनती है, तो एक लो हिल है, ये हाई हिल है, ये लो हिल है। इस लो हिल के ऊपर मकान बना करके रहते थे कौन? लैंको। और बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे, किसान थे पेशे से। वन मॉर्निंग ही फेस्ड र्यून, वन मॉर्निंग एक सुबह, फेस्ड माने सामना करना पड़ा। किस बात का सामना करना पड़ा? र्यून। र्यून का मतलब होता है विनाश का, नाश हुआ, नष्ट हुआ, नुकसान का। ड्यू टू सिवर स्नोफॉल, और उस विनाश का कारण क्या था? स्नोफॉल। स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी। ये बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी का परिणाम क्या हुआ कि लैंको जो एक किसान था उसकी फसल का नुकसान हो गया, रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप। टोटल डैमेज, पूर्ण नुकसान, क्रॉप माने फसल का। उसकी फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बर्फबारी का मतलब समझिएगा ओलावृष्टि। ओलावृष्टि का मतलब जैसे बारिश के मौसम में जब बड़े बड़े बर्फ़ के या छोटे छोटे गोले पड़ते हैं तो उसको ओलावृष्टि कहते हैं। ही टर्न टू गॉड, ईश्वर की तरफ, यानी कि ईश्वर की तरफ ध्यान लगाते हुए उसने क्या कहा? डिस्ट्रेस माने हताश होकर के, निराश होकर के। एंड रोट अ लेटर,
और एक खत लिखा। किसको खत लिखा? गॉड को खत लिखा। जैसा आपको पता है चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम खत, ईश्वर के नाम लिखा गया पत्र। और ये पत्र लिखने वाला कोई और नहीं, लेंको है। उसने ईश्वर को खत लिखा और क्या कहता खत में? आस्किंग हिम टू सेंड मनी, आस्किंग हिम कहता उससे सेंड मनी, पैसा भेजिए। भाई मेरी फसल नुकसान होगी, जीने के लिए ज़रूरत है पैसे की, आप मुझे पैसा भेजिए। अब पोस्टमैन सा द लेटर, जाहिर सी बात लेटर है तो पोस्टमैन भी होगा। उस पोस्टमैन ने खत को देखा, कौन सा खत? जो भगवान को लिखा गया खत था, लेटर टू गॉड, एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और उस खत को ले गया अपने पोस्ट मास्टर के पास। क्योंकि खत ऐसा था भगवान के नाम लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात एक मन में सवाल आपके पैदा हो रहा होगा कि भगवान का पता ही नहीं कैसे मिला, और क्या भगवान को खत लिखा गया तो भगवान तक पहुंचा? ये सारी कहानी का जो मूल भाव है आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा, बहुत ही रोचक है, आप बने रहिए मेरे साथ। तो पोस्टमास्टर ने क्या रिएक्शन किया? हु फर्स्ट लॉफ, पहले तो पोस्टमास्टर हंसा, लेकिन आगे देखिए, एंड वॉज सरप्राइज्ड, देन सरप्राइज्ड, फिर उसे आश्चर्य भी हुआ, द फेथ ऑफ द राइटर, फेथ माने होता भरोसा, यानी कि जो लेखक कौन है यहाँ पर? अब लेखक का मतलब समझिएगा पत्र लेखक, यानी कि लेंको का जो ईश्वर के प्रति विश्वास था, उस विश्वास को देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ पोस्टमास्टर को कि इतना ज़्यादा भरोसा है ईश्वर पे कि उसको खत लिखा जा रहा, मदद मांगी जा रही, पैसे मांगे जा रहे हैं। आगे फिर कहते हैं कि ही कलेक्टेड, ही इट मीन्स पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने कलेक्ट किया सम मनी, कुछ पैसा कलेक्ट किया फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, अपने साथी सहकर्मियों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया पोस्टमास्टर साहब ने, एंड सेंड इट, और उसको भेज दिया अलॉन्ग विद द लेटर, साथ में एक खत डाल करके। यानी पोस्टमास्टर साहब ने प्रयास किया, कुछ पैसे बटोरे और इन पैसों को एक लिफाफे में एक खत सहित लेंको को भेज दिया। ध्यान दीजिएगा, पैसा कौन भेज रहा है? पोस्टमास्टर साहब भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? लेंको को भेज रहे हैं। आगे क्या होता है? व्हेन लेंको गॉट द लेटर, लेंको को जब वो खत मिलता है, जो पोस्टमास्टर साहब ने पैसे के साथ भेजा हुआ खत जब लेंको को मिलता है विद मनी, पैसे के साथ, काउंटेड इट लेस, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एंड काउंटेड इट लेस, यानी जब लेंको ने पैसे की काउंटिंग शुरू की तो पैसा कम था, यानी जितना पैसा मांगा गया था उतना पैसा नहीं प्राप्त हुआ। तो ही फेल्ट फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, क्रोधित, नाराज़ हो गए, एकदम गुस्से में आ गए, तमतमा गया चेहरा लेंको का कि मैंने ईश्वर से पैसे जो मांगे उतने पैसे मेरे पास नहीं पहुँचे। तब क्या हुआ? आगे देखते हैं। सो ही रोट एनदर लेटर टू गॉड, परिणाम क्या निकला कि लेंको ने भगवान को एक और खत लिखा, और खत में क्या लिखा कि आस्किंग हिम, और कहा उन्होंने ईश्वर से कि सेंड मी द रेस्ट मनी, रेस्ट माने शेष धन भेजिए। बट लेकिन एक इंडिकेटर भी था, एक इंस्ट्रक्शन भी भगवान को दिया, संदेश भी दिया कि नॉट बाय द पोस्ट, पोस्ट से नहीं, यानी डाक के द्वारा मत भेजिएगा। क्यों? कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, वह बंच ऑफ क्रुक, बेईमानों के झुंड हैं। अब देखिएगा लेंको कितना इनोसेंट है, कितना मासूम है कि वो ईश्वर के नाम एक खत लिखता है। खत को पोस्टमास्टर पढ़ते हैं, पढ़ करके लेंको की मदद के लिए अपने एम्प्लॉइज से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से पैसा कलेक्ट करते हैं, और ये पैसा वो एक लिफाफे में डाल करके लेंको को भेजते हैं। लेंको जब खत को खोलता है तो उसको पैसे कम मिलते हैं, कम का मतलब जितने भाई कहा था उतने नहीं मिले, उतने इकट्ठा नहीं कर पाए, तो उसे गुस्सा आता है, और गुस्से में दूसरा खत लिखता है ईश्वर को और कहता है कि मेरे शेष धन भी भेज दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पैसा जो आप भेजेंगे उसे आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग चोर हैं, बेईमान हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी में ऐसा कौन सा वाक़या आता है कि हमें ये मजबूर करता है कि हम कैसे हों, सहज सरल स्वभाव के हों या धूर्तता हम में वास करे। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है आपको, बहुत ध्यान से आगे का चैप्टर देखिएगा। अब ये चैप्टर शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो नाम ऊपर लिखा हुआ है लेटर टू गॉड और लिखने वाले जी.एल. फ्यूंट्स, ये जितने चैप्टर आपको प्रोज सेक्शन में पढ़ने हैं, अगर आप इन चैप्टर्स का नाम बाकायदा याद कर लेते हैं, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। लेटर
टू गॉड GL फ्यून्स। ठीक है, जितने भी अभी इसके पहले वाला जो इंचेंटेड पूल पढ़ा था आपने, राजा जी ने लिखा था, ठीक है, CR गोपालचारी जी ने। अगर आप एक कर पाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इस पैराग्राफ को किसने लिखा है और ये पैराग्राफ आपकी किताब के किस पाठ का है। तो आप नाम को ज़रूर याद करिएगा, लर्न करने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ लिखा हुआ द हाउस, हाउस यानी घर। जैसा आपको पता है ये घर कैसा घर है, कह रहा है कि द ओनली वन इन द इंटायर वैली, और ये जो घर है इकलौता है कहाँ पर, पूरे घाटी में। लिखा है ना ओनली वन इन द इंटायर, इंटायर माने होता टोटल या होल, और वैली का मतलब आपको पता है घाटी, पूरी घाटी में इकलौता घर। सेट माने स्थित था, ऑन द क्रेस्ट माने शिखर पर, टॉप पर। जैसा मैंने कहा कि ये अगर आप पहाड़ियाँ बनाए तो इस छोटी सी पहाड़ी, लिखा ना ऑन अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर स्थित घर था। किसका घर था वो, लैंको का घर था। एंड ओनली वन यानी इस पूरी घाटी में एक ही घर था, और घर किसका था, लैंको का। फ्रॉम हिज हाइट यानी उस घर की ऊंचाई से, यहाँ से कोई भी क्या देख सकता था, वन कुड सी द रिवर्स, नदियों को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों के खेतों को देख सकता था। एंड डॉटेड विद द फ्लावर, और फूलों वाली फसलें जो इधर छोटी मोटी दिख रही थी। ऑलवेज प्रॉमिस्ड, ये फूलों वाली जिन फसलों में फूल अभी लगे हुए थे, प्रॉमिस्ड वादा करती थी अ गुड हार्वेस्ट की अच्छी फसल होगी। यानी जो फसल पक गई थी, नदियाँ, कुछ ऐसे भी खेत थे जिसमें फूल आए थे, और उन फूल आए हुए खेतों में जो फसलें थी वो वादा करती थी कि मैं इस बार अच्छी फसल देना चाहती हूँ। और आगे देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ कि द ओनली थिंग, इकलौती चीज़, एक इकलौती चीज़, द अर्थ नीडेड, धरती को ज़रूरत थी, यानी फसलों को ज़रूरत थी, जो इकलौती चीज़ थी वो क्या थी, वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश, जिसको आप झमाझम बारिश कहते हैं। या और लिखा, या अगर खूब तेज़ बारिश ना हो पाए तो क्या हो जाए, एटलीस्ट कम से कम सावर यानी बौछार ही पड़ जाए। यानी खूब तेज़ बारिश अगर नहीं हो पा रही है तो कम से कम बौछार ही पड़ जाए। ये धरती की डिमांड थी, खेत की डिमांड थी, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता महसूस हो रही थी। आगे लिखा हुआ कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से लैंको पूरी सुबह से क्या किया, ज़रा ध्यान देखते हैं। पूरी सुबह से लैंको कहते हैं कि हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को जानता था। इंटीमेटली माने घनिष्ठ रूप से, वेरी क्लोजली, यानी लैंको अपने खेतों को अच्छी तरह जानता समझता था कि उसके खेतों में कब किस चीज़ की आवश्यकता थी, फसल की बुआई कब करनी है, सिंचाई कब करनी है, ये अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, सुबह से किया कुछ नहीं, एल्स सिवाय सीन द स्काई, आकाश देखने के, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आकाश में देखने के सिवाय सुबह से लैंको ने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि सिर्फ ज़रूरत है इस समय धरती को तो पानी की। पानी मतलब बरसात हो जाए, चाहे मूसलाधार यानी डाउनपोर, हैवी रेन हो जाए, या सॉवर या हल्की फुहार ही पड़ जाए। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी अब लैंको को लग रहा है कि हम अब कुछ पानी पा जाएंगे, अर्थात कुछ बरसाती पानी हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ ओमेन, ध्यान दीजिएगा। ये जो ओमेन वर्ड है, जैसा मैंने कहा कि उस पूरी घाटी में एक इकलौता घर था, और उस पूरी घाटी में एक इकलौती महिला थी जो यहाँ पे ओमेन नाम से संबोधित की जा रही है। और एक कौन, कोई और नहीं है भाई, ये हमारे लैंको जी की वाइफ हैं, पत्नी है। तो ध्यान रखिएगा, जब वुमेन आएगा तो लैंको की वाइफ, और अगर मैन लिख के आएगा तो वो स्वयं लैंको होंगे, और अगर बॉयज़ या चाइल्ड लिख के आ रहा तो इसका मतलब समझिएगा कि लैंको के बच्चे हैं। क्योंकि जिस घाटी का चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया उस घाटी में सिर्फ एक घर है, और वो घर है लैंको का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं लैंको अपनी पत्नी से कि नाउ वी आर रियली गोइंग, हम सचमुच जा रहे हैं। क्या, गेट माने पाने, सम वाटर, कुछ पानी हमें सचमुच मिलने जा रहा है। तो इनकी पत्नी क्या जवाब देती है, द ओमेन, यानी इनकी पत्नी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर का मतलब होता है शाम का अंतिम भोजन, जिसको जनरली आप शाम का नाश्ता कहते हैं। तो शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही थी लैंको की पत्नी। उन्होंने जवाब दिया, रिप्लाइड, जवाब दिया, एस, हाँ, गॉड्स विलिंग, ईश्वर की मर्जी, यानी ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा होगा।
द अदर, यहाँ पे देखिए फिर कहानी आगे बढ़ती है। द ओल्डर बॉयज़, यानी जो बड़े लड़के थे, लैंको के जो बड़े वाले बच्चे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि स्मॉलर वंस, छोटे वाले क्या कर रहे थे, प्लेइंग, खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के पास में छोटे बच्चे उन लैंको के खेल रहे थे और जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। अनटिल द वोमेन, वोमेन फिर यानी कि महिला अर्थात लैंको की पत्नी और बच्चों की माँ, कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक सबको बुलाती नहीं थी। क्या, कम ऑन फॉर डिनर, आओ खा लो। जब तक खाने का निमंत्रण नहीं मिलता था, अंधेरा होने तक छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे होते और बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे होते। जब न्योता मिलता भोजन का तो सभी आते थे। चलिए आगे देखते हैं कहानी क्या गुल खिलाती है। आगे लिखा हुआ है, इट वाज ड्यूरिंग द मील। ड्यूरिंग द मील मतलब होता है भोजन के दौरान। भोजन के दौरान यानी शाम को जब भोजन कर रहे थे, जस्ट एज, जैसा कि लैंको हैड प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जैसा लैंको ने भविष्यवाणी क्या थी कि बारिश होनी चाहिए, पानी मिलेगा, बरसात होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, अर्थात बड़ी बड़ी बूंदों वाली बरसात शुरू हो गई, जैसा लैंको ने कहा था, भविष्यवाणी की थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन, ह्यूज माने विशाल काय पहाड़, किसके पहाड़, वाकई वास्तविक पहाड़ नहीं, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ उत्तर पूर्व के आकाश से आते दिखाई दे रहे थे। लिखा बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए नज़र आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा तरोताज़ा थी, एंड स्वीट, ताजगी से भरपूर थी, यानी कि ऐसी हवा जो आपके शरीर के आलस्य और थकान को दूर कर दे। तो हवा की ठंडक से आभास हो जाता है कि बारिश हुई है या नहीं, जैसा आप इस मौसम में महसूस भी कर पा रहे होंगे। अगले पैराग्राफ की स्टोरी में लिखा हो कि द मैन, देखिए आ गया द मैन। मैंने कहा द मैन यानी मैन वर्ड आएगा तो किससे रिलेट करेगा, लैंको से। ध्यान दीजिएगा, मैन लैंको से। द मैन वेंट आउट, यानी लैंको बाहर गया, घर के बाहर गया, नो अदर रीज़न, किसी और कारण से नहीं, दैन टू हैव द प्लीज़र, आनंद लेने के लिए, फीलिंग ऑफ रेन, बारिश की एहसास का आनंद लेने के लिए घर के बाहर गया, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, यानी अपने शरीर पर बारिश के आनंद को पाने के लिए लैंको घर के बाहर गया, यानी भीगने गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा, यानी जब वापस घर आया तो ही एक्सक्लेम्ड, वो चौंक गया। यानी ऐसा क्या हो गया उस बारिश को भीगने के दौरान कि लैंको पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। वो आगे लिखा हुआ है, हम देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में, एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। लैंको लिखता है कि जो ये बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन हैं, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, तो फिर क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। देखिए कितनी बढ़िया कल्पना है सामान्य से किसान की। जैसा आपको ज्ञात भी होगा, बारिश एक किसान के लिए, कहते हैं कि बारिश का बरसना किसानों के लिए सोना बरसने के जैसा है, तो उसी तरह से यहाँ पर लैंको ने भी तुलना कराई कि बारिश की बूंदें नहीं बरस रही, नए सिक्के बरस रहे हैं। और क्या दिया, कहा इसने कि द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें, वो 10 सेंट की हैं। ये सेंट वर्ड क्या होता है, आप समझिए जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है और रुपए की छोटी यूनिट होती है पैसा, उसी तरह से अमेरिका में डॉलर चलता है, आपको पता भी होगा, और उसकी छोटी यूनिट होती है सेंट। जैसे हमारे यहाँ 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से $1 में 100 सेंट होते हैं। तो लैंको ने क्या तुलना की कि जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है। कैसी, 10 सेंट के बराबर बड़ी बूंदें, यानी जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिर रही थी वो 10 सेंट की हैं, और द लिटिल वन आर 5 वंस, और जो छोटी पानी की बूंदें थी वह 5 सेंट कीमत की थी। तो आपने इस तरह से देखा कि लैंको के लिए बारिश कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उसने इस बारिश की बूंदों को कितना कीमती बताया, वो आप देख पाए इस पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरी संतोष, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होता है, एक्सप्रेशन माने भाव, पूर्ण संतोष के भाव से ही रिगार्डेड, वह मानता था, जानता था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उस पकी हुई फसलों के खेतों को, इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, पूरी जो फसल थी, पकी फसल, जिन फसलों में फूल आए थे, वो सभी क्या हुई, ढक गई। ड्रैप माने ढक गई, कर्टन माने होता पर्दा, और पर्दा कौन सा था, रेन, यानी बारिश के पर्दे में पूरी फसल ढक गई।
बट सडनली अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? बट सडनली अचानक स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा बिगन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ ही साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब होता ओला, बारिश के टाइम जो पड़ता है उसको बोलते हैं ओला। तो बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। देखा ना, बिगन टू फॉल, यानी कि बारिश तो हो ही रही थी, उसके साथ तेज़ हवाएं चलने लगी और साथ साथ बड़े बड़े बर्फ़ के गोले यानी कि ओले पड़ना शुरू हो गए। तो जाहिर सी बात, ये जो समाचार मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत बुरा है किसान के लिए। बारिश तक तो ठीक है, बारिश के साथ हवाएं चलती तो फसलें गिर जाती हैं, अगर उसके बाद ओले भी पड़ जाएं तो पक्की फसलों के दाने ख़राब हो जाते हैं, पत्ते पूरे गिर जाते हैं, फूल भी झड़ जाते हैं। वो सारी सूचना आगे के पैराग्राफ में है। दीज ट्रूली माने होता सचमुच। देखिए अभी भी निराश नहीं है लैंको, कहता है कि दीज माने ये, डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, यानी जो ओले गिर रहे थे उन ओलों को तुलना किससे कराई? सिल्वर कॉइन से, यानी चांदी के सिक्कों से तुलना है। ट्रूली माने सचमुच, दीज ट्रूली ये सचमुच, रिजेंबल माने के जैसे दिख रहे थे। किसके जैसे? न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के के जैसे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ, और जो लड़के थे लैंको को एक्सपोजिंग माने खूब उघाड़ रहे थे, खूब अंगड़ाई ले रहे थे। टू द रेन, बारिश में खूब भीग के, जैसे आप देखते भी होंगे बच्चे जब बारिश में भीगते हैं तो उसका भरपूर आनंद लेते हैं, उछलते खोलते बदन को पूरा खोलते हैं। रैन आउट, और बाहर गए। टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल, फ्रोजन माने जमा हुआ, पर्ल माने मोती होता है। जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो सभी बारिश में दौड़ के गए। कौन? लैंको के सभी बच्चे। इट्स रियलिंग गेटिंग बैड नाउ, बच्चों को तो मज़ा आ रहा था बर्फ़ के ओले बटोरने में, लेकिन एक किसान महसूस कर पा रहा था ये जो ओले बरस रहे हैं कितने नुकसानदायक है। इसीलिए लिखा इसने, इट्स रियली, अब सचमुच में गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है, यानी ये जो बारिश है अब किसी भी तरीके से मेरे लिए लाभकारी नहीं, ये नुकसानदायक है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी यानी कि लैंको आश्चर्यचकित रह गया। आई होप इट पासेज क्विकली, यानी लैंको उम्मीद करता है कि ये जो ओला वृष्टि है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको ये सूचना दे दूं कि अगली जो वीडियो होगी मेरी इस चैप्टर्स इससे रिलेटेड वो बहुत जल्द आपको मिलेगी। मेरा जो ब्लॉग का डिटेल है, पोस्ट है, आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले की जो क्लास है, जो नए हैं नहीं पढ़ पाए हैं द इंचेंटेड पूल नाम का चैप्टर, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, आप नए अगर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए। इसके लिए आपको चाहिए कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, और हो सके तो इसको अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए जिनके पास यूट्यूब चैनल की फैसिलिटी, यूट्यूब क्लासेस की फैसिलिटी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।